बात करते हैं जम्मू कश्मीर चलेंगे। जम्मू कश्मीर की एक सीट अनंतनाग पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपनी किस्मत आजमा रही हैं। मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी वहाँ से जुड़ गए। नज़ीर, बीती बार बड़ी शानदार तस्वीरें आपने भेजी श्रीनगर से, बारामूला से। अनंतनाग में वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह है? जी, बारामूला और श्रीनगर की तरह अनंतनाग में भी आज अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। डिफर करता है, एक पोलिंग स्टेशन में कहीं ज्यादा हो रही कहीं कम, लेकिन बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है सवेरे से है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहली दफा लोग किसी डर और खौफ के बगैर लोग वोट डाल रहे हैं। कल हमने देखा पिछले फेज में करीब 60% वोट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए। मेरे साथ हैं यहाँ अभी। आपने जी वोट डाला? जी वोट डाला हमने भी। तो वोट आज कोई डर तो नहीं है ना? नहीं, किसी चीज का डर नहीं, कोई बाइकाट की काल कोई कोई तो क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन के जिस बुनियाद पे लोग वोट डाल रहे हैं? बस तरह की खुशहाली के लिए, और क्या, तरक्की बस और खुशहाली। हाँ, और जो हमारे दिल में डर है ये निकलना चाहिए बस। बस और कुछ के लिए ये निकलना चाहिए। डर का माहौल अभी बना है वो नहीं, ये तो समझो निकल गया है। अच्छा, निकल रहा है, निकल रहा है। जी जी जी। आपने वोट डाला? अच्छा अच्छा, आपने तो आम लोगों के क्या, जिस तरह अब पिछले 10 साल से यहाँ असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो आम लोगों को क्या है, पहला वोट है 370 खत्म होने के बाद। ये पहला वोट है 370 के बाद। पहला भी था मगर वो ऐसे डर के मारे पीछे ही बैठा था। अच्छा, आज तो खुला आम चल रहा है। अभी तो सब बिल्कुल सवेरे सवेरे का टाइम है। इसके बाद में लोग निकलेंगे। कुछ आपने वोट डाला? मैंने डाला। क्या मुद्दे हैं इस इलेक्शन के? मैंने बोला पहले भी मैंने बोल दिया यही। हमारे को 370 वापस आएगा। हमको हमारे रोजगार खत्म हो गया। हमने बीजेपी ने खत्म किया। यहाँ हमारे काम भी कुछ नहीं भी है। यहाँ काम भी कुछ नहीं है हमारे, इसीलिए वोट डाले हम। कोई किसी को अगर कोई बंद भी होगा, कोई छूट भी नहीं है आजकल, इसीलिए हम जाता है किसी के अगर कोई कामयाब जाएगा हम उसके पास जाएगा, यार ये करो, ये काम करो, हमारे को ये काम करो। इसीलिए तो अपना नुमाइंदा होना चाहिए जिसके पास वो जाएं, जिसके पास फरियाद लेके जाएं। एक बहुत ही अहम बात इस इलेक्शन की है। 5-6 साल से जैसे सुकूत तारी था, खामोशी तारी थी, पिछले 1-2 महीने हमने देखा वो कहते हैं डांस ऑफ डेमोक्रेसी। हर जगह चहल पहल, गाना बजाना, नारे, सब कुछ। पहली दफा देखा कि कई साल बाद कश्मीर में लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आज वोट डाल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज और ऑब्जर्व की मैंने आपकी पिछली बार की रिपोर्ट में नज़ीर। इनफैक्ट आप ही ने बताया लाइव में, जो मैं सिकता के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। कश्मीर में वोटिंग, चुनाव तो हर साल हुआ लेकिन बॉयकॉट बहुत हुआ। लोग बाग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। इस बार तमाम रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। एक वोटर ने कहा ऑन रिकॉर्ड आके, उनकी उम्र 60 साल के आसपास थी और वो फर्स्ट टाइम वोटर थे। डर के मारे वोट नहीं डालते थे। हम फर्स्ट टाइम वोटर की बात करते हैं तो 18-19 साल का युवक ढूंढते हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसे दर्जनों लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो 50 पार कर चुके हैं और पहली बार वोट डाल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और आपसे अपडेट नज़ीर हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। और आपने कुछ वोटर से बात की। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो मौजूद हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। अमिताभ जी, आपने सुना जम्मू कश्मीर के वोटर्स को, वो भी रोजगार चाहते हैं, मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं। तो बढ़ चढ़कर, जैसा कि सुमित कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 50 साल के, 60 साल के, घरों से निकल रहे हैं, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, और वो भी चाह रहे हैं जो बाकी देश में जो होता रहा है वो भी अब उनके चुने हुए सांसद उनको दिलवाएं। जी, तो हमने देखा है कि पिछले सारे फेजेस में जो टर्नआउट रहा है वो काफी बम्पर रहा है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में। कश्मीर में बॉयकॉट हुआ नहीं है और कश्मीर में कई जगह पे बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर से ज्यादा टर्नआउट भी हुआ है कुछ सीटों पर। तो आर्टिकल 370 के लिफ्ट होने के बाद, जैसा आप कह रहे हैं, जो असिमिलेशन हुआ है वहां की जनता का भारत के साथ, और एक इंटीग्रेशन हुआ है, जो एक लेफ्ट आउट फील करता था वहां का आम इंसान। अब क्योंकि टूरिज्म भी काफी बड़ा है, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं कश्मीर से लोग बाहर आ रहे हैं, तो एक डेमोक्रेसी पे जो एक विश्वास है, और जो 60 साल के वोटर की बात कर रहे हैं सुमित जी, दिखाता है कि किस तरह का विश्वास है और क्या पावर है एक इंसान के एक वोट की। तो एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पर नॉर्मलसी हुई है, पीस हुआ है, और लोग भारत के या विश्व के सबसे बड़े इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे रामगोपाल जी? 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इतनी बार वोट डाले गए और कश्मीर का वोटर 60 साल की उम्र में आके पहली बार वोट कर पा रहा है, ये हिम्मत उसके पास आई है। 2024 के इलेक्शन के चाहे जो भी और परिणाम हो, लेकिन एक अभी जिसको आपने दिखाया, जो एक वोटर कह रहा है
कि हम 300 मुफ्ती कह रहे हैं 370 वापस लाएंगे। मेरा कहना है ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र से ज़्यादा परसेंटेज की पोलिंग हो रही है कश्मीर में जी। और कश्मीर में अब ये चाहे वो 370 का समर्थक हो या विरोधी हो, वो दोनों का एक मैसेज है कि अब बंदूक के सहारे नहीं, बैलेट के सहारे हम अपनी इच्छाएं और अपनी चीजें पूरी करेंगे। ये परिवर्तन जो है, याद कीजिए फारूक अब्दुल्ला जीते थे, उस बार पोलिंग 11% हुई थी जी हाँ। 11% पर वो एमपी बने थे। आज की तारीख में जैसा मैंने कहा 60% के आसपास श्रीनगर में जा रहा है। और सोचनी ये है कि अब हिंसा श्रीनगर में नहीं, कश्मीर में नहीं, बंगाल में हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं रामगोपाल सर कि बीजेपी नहीं लड़ रही जम्मू कश्मीर में, तीनों सीटें बीजेपी जो देश भर में इतना बड़ा कैंपेन चला रही है वो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, विपक्ष ने इसको मुद्दा बना रखा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो बीजेपी का, जैसे अमित शाह ने कहा था विनेबिलिटी हमारे लिए सब कुछ है, वो ठीक, वो जान रहे हैं कि घाटी में, वैली में उनको कुछ अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की ये है, ये जनता में विश्वास दिलाना कि डेमोक्रेसी के अलावा और आज की दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है जी। ये कश्मीर के लोग अगर मान लेते हैं कि हम चाहे कुछ भी लड़ाई लड़ेंगे, हम सहमत हों असहमत हों, लेकिन इसी लोकतंत्र के जरिए, इसी लोकतंत्र में अपनी बात को रख करके और इसी के सहारे हम लड़ेंगे, ये इस्टेब्लिश हुआ है 2024 में, ये बड़ी बात है। इससे पहले हमने सौरभ को सुना जो नंदीग्राम में मौजूद थे, अमिताभ जी, और बंगाल की बात करें, बीजेपी पिछले 2019 में 6th फेज तक अच्छा परफॉर्म करती रही, लेकिन आखिरी फेज में उसने बहुत सारी सीटें गंवाई थी। तो इस बार क्या लग रहा है, बंगाल की लड़ाई 6th फेज तक कैसी दिख रही है? ये फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। जंगल महल, ये शुभेंदु अधिकारी के इन्फ्लुएंस वाला क्षेत्र है। पिछली बार 5 सीटें भाजपा जीती थी, लेकिन अगर अधिकारी फैमिली की 2 सीटें जोड़ दी जाए, जो वो लोग टीएमसी के टिकट पे जीते थे, तो 7 आउट ऑफ 8 बीजेपी के पास है लगभग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको होल्ड करना इन 7 सीट्स को बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं 7th फेज में जैसे ही चुनाव जाता है, जो कोलकाता रीजन या जिसको प्रेसिडेंसी रीजन बोलते हैं, वहां पर बीजेपी एक भी सीट पिछली बार नहीं जीत पाई। वो तृणमूल का इलाका है, वो पूरा तृणमूल का इलाका है, भद्रलोक इलाका है जिसे वही बहुत लोग कहते हैं। तो वहां पर गेन्स भी करने जरूरी है, लेकिन होल्ड करना इन 7 सीटों को बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस क्षेत्र में हराया भी था। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में 5 सीटों पर जीत का आंकड़ा बहुत कम था, पिछली बार 5% से कम था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए इस फेज में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि वायलेंस हो रहा है, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिटिव यहाँ पर लड़ाई है, बहुत हार्डकोर बैटल है। इस पूरी लड़ाई में आप लेफ्ट और कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं इस रीजन में, छठे फेज में? इस रीजन में उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इस रीजन में उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। और हुआ क्या है कि ऐसा लग रहा था कि कुछ माइनॉरिटी वोट लेफ्ट और कांग्रेस पार्टीज इस बार ले सकते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ममता गवर्नमेंट के खिलाफ है, पिछले 13 साल की हो चुकी है। लेकिन जो सीए का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो मतदाता बिखर भी रहा था टीएमसी से लेफ्ट या कांग्रेस की तरफ, वो शायद अब कंसोलिडेट हो गया है और कांग्रेस सीपीएम लार्जली मालदा मुर्शिदाबाद क्षेत्र में रेस्ट्रिक्टेड होकर रह गई।